अच्छा भाई, आपने लास्ट टाइम 2019 का क्वेश्चन लिखा था, मैंने कहा था कि आप ट्राई करेंगे। तीन चीजें इसमें पूछी हैं कि एक मास, एक मास वॉल्यूम नॉर्मल एसटीपी वाला, और आखिरी का नंबर ऑफ वॉल्यूम है। तो अगर हमने किया है तो चेक कर लेते हैं। आप हमें दिया गया मास ऑफ जिंक 163.5 और हमसे पूछा गया मास ऑफ जिंक सल्फेट, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता होना चाहिए मोलर मास of zinc, which is 65 gram per mole, molar mass of zinc sulfate, which is 161 gram per mole, और molar volume of H2, which should be 22.4 deciliter. तो सबसे पहले हम निकालें मास ऑफ जिंक सल्फेट। तो इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल जिंक gives 1 mole zinc sulfate, which means 65 gram zinc gives 161 gram zinc sulfate. तो यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम जिंक 161 divided by 65 gram zinc sulfate, and then 163.5 gram zinc 161 divided by 65 multiplied by 163.5 gram zinc sulfate। तो हमारा जवाब 104.97 ग्राम। ये आ गया जवाब। Volume of H2, which is obviously an STP, according to the equation, again यहाँ 1 to 1 का रेशियो है। 1 mole zinc gives 1 mole hydrogen, which means 65 gram zinc gives 22.4 decimeter cube hydrogen. So 1 gram zinc 22.4 divided by 65 decimeter cube hydrogen and 163.5 gram zinc 22.4 divided by 65 multiplied by 163.5. And this is 56. अब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो वो कैसे? मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर फॉर्मूला है। तो हमारे पास मोल होने चाहिए, हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मोल कैसे निकलेंगे? सबसे पहली बात अब हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 56.34 को डिवाइड कीजिए 22.4 से। जाएगा 2.5
2.5 अब ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स के लिए मोल्स आ गए और अब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? आप सबको याद हो मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल है 2.5, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 into 10 की पावर 23। 1.5 into 10 की पावर 24 क्या है? ठीक है, बच्चे को ना याद आ रहा हो, यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये उससे मोल निकाला था, तीसरा फॉर्मूला है। Now this is 2018. अब जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक एक कंपाउंड है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, उसके 100 ग्राम को हमने हीट किया टू रेडनेस, यानी इतना ज्यादा कि वो रेड हो गया। तो बताइए उसकी इक्वेशन नीचे दी गई है। जब आप उसको इतना हीट करते हैं तो दरअसल वो KNO3 से KNO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो हमें बताना है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 765 टॉल प्रेशर पर कितना ऑक्सीजन बनेगा। तो दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, नॉट एट एसटीपी। पक्का?
आपने क्रिएट कलर दिखी अंदर में वो लिखी है फाइल में आज मैंने जोर पर बात अब ये क्वेश्चन उससे पिछले साल का है और ये भी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है अदर देन एस। So equation is for the preparation of carbon dioxide by the reaction of calcium carbonate and HCl। और इसमें कहा गया कि calcium carbonate is often used to generate carbon dioxide in industries। If 200 gram of calcium carbonate is strongly heated, what volume of carbon dioxide will be obtained at 30 degrees centigrade and 1200 watt pressure? पहली कोशिश आप करेंगे और फिर second atomic mass 40।
सबसे पहले तो आप ऐसे एसटीपी में निकाल लेंगे और एसटीपी में वॉल्यूम 44.8 आता है। इसे कहेंगे आप इनिशियल वॉल्यूम व्हिच इज एट एसटीपी दैट इज 273 डिग्री 273 केल्विन एंड 760 वाट। और फिर V2 और T जो निकालने के लिए हमें टेंपरेचर और प्रेशर दिया। तो ये बनेगा ऐसा कि V1 है 44.8 सेंटीमीटर क्यूब 273 Kelvin and 760 watt. Going to find V2. If the temperature is 30 degrees centigrade, which is 303 Kelvin, and pressure of 1200 watt. This is the formula. P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over P2. So V2 is T1 V1 P2 divided by T1 V2. So 39 degree temperature. That is temperature 30 होगा। ना इसका कैलकुलेट करके देख लें कि ये जवाब है। तकरीबन हमने 2-3 सवाल लिमिटिंग एक्सटेंट वाले भी कर दिए और कई पास
ये अब हमारा काम केमिकल स्टीचियोमेट्री में खत्म। तो अब एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। चूंकि सेशन अभी तक इफेक्टिवली चल रहा है, हमारा तो चल रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल सेशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर का वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, एडमिशन चल रहा है। तो चूँकि वो शुरू होने की उम्मीदें हैं नेक्स्ट मंथ में, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है सिलेबस कंप्लीशन विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आप भी गालिबन सुन रहे होंगे इस बात को कि शायद कुछ सिलेबस कम होगा। अब जब मैं बात करूं तो बेटा बीच में नहीं बोलना, अगर ये तमीज नहीं आती तो बता दो, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा सिखाने। क्या ख्याल? मिनट 2 मिनट नहीं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं बात करूं तो आपका नहीं बोलना, सादत को चेंज कर सकते। तो अभी तक हमें ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ थोड़ी सी मलाह बनती है और हम बहुत सारी छोटी सी खबरें फेसबुक पे उधर देखकर परेशान होते रहते हैं। तो ये याद रहे, अभी तक ये बात हो रही है लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, और एक प्रोपोज्ड रिड्यूस सिलेबस भी, लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हमने तकरीबन 2 चैप्टर्स पढ़े, 8 में से 2 पढ़ लिए, हमारा 25% सिलेबस हो गया। तो जो प्रपोजल आया है उसमें इसमें से भी कुछ चीज़ें कटी हुई हैं। अब जो हम पढ़ चुके हैं, और अगर फर्स्ट करने अगले उम्मीद यही है अगले 1-2 हफ्तों में कन्फर्म हो जाएगा। जब कन्फर्म हो जाएगा हम आपसे शेयर कर देंगे। तो सूरत में जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे और उसे अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमें पढ़नी है हमें आसानी हो जाएगी, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक था जो हमने अब रखा था एंड में, वो मैंने छोड़ा ही इसलिए था कि वो हमें बताया गया था कि वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि वो है भी थोड़ा सा अलग तरह, उसका केमिस्ट्री की बाकी चीज़ें लिंक नहीं है। तो मैंने इसलिए शुरू में नहीं पढ़ा था, कन्फर्म हो जाएगा, अब तक कन्फर्म नहीं हो सका। तो उसको हम आपको बता के फिलहाल छोड़ रहे हैं। अगर हमें पता चल जाता है अगले 10 दिनों में चल जाएगा, तब देती लगेगी। तो अगर वो नहीं कटा तो पढ़ देंगे, और अगर कट गया तो अच्छा हमारा टाइम बच जाएगा। तो वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये नहीं पढ़ा है, बिना बाद में कोई किताब खोलेगा ऐसा जरूरत नहीं पढ़ा। ये भी बता रहा हूँ आपको, ये इस खदशे के तहत मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ कि शायद ये कट जाए, और ये चीज़ हमें अब इस नहीं तो अगले महीने में कन्फर्म हो जानी है। तो अगर ये कट गया तो आपसे शेयर कर देंगे, खत्म हो जाएगी बात, नहीं तो फिर से पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और अभी हम फिर वो काम कर रहे हैं कि नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हमें पता है तो आना ही आना है, ताकि हमारा वक्त ना जाए। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस बात की भी लॉजिक है कि आखिर 1, 2 के बाद 3 क्यों नहीं, 5 क्यों चले गए। असल में बच्चों की आदत है कि वो हम सिलेबस को गिनते हैं ना चैप्टर्स के साथ। तो अब इत्तेफाक से हमने जो पहले 2 चैप्टर्स लिए हैं वो बड़े चैप्टर्स थे, खासतौर पे सेकंड चैप्टर किताब में सबसे बड़ा चैप्टर था, और वो 3 चैप्टर्स मिलाकर उन्होंने एक बना दिया, मतलब वो 3 अलग अलग होते थे, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो अब उनको लगा 2 हुए हैं सिर्फ, तो सारे चैप्टर ऐसे नहीं हैं। तो हमने अगर 2 बड़े चैप्टर्स पढ़े हैं तो हम 2 छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो हमें मिला देंगे। ये चैप्टर 5 इस लिहाज से हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है कि एग्जाम में इसका वेटेज नंबर्स के लिहाज से 10 to 12 मार्क्स, यानी इस चैप्टर में से 10 to 12 मार्क्स इम्तिहान में आते हैं, और ये बड़ा ही छोटा और आसान सा चैप्टर है। तो आइए अब इस पर
इसका मतलब होता है एनर्जी चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी ऐसे आएगी। अब केमिकल रिएक्शन तो आपके लिए कोई नई बात इसलिए नहीं है कि अभी तारक वाला जो काम किया है उसमें भी रिएक्शन इन्वॉल्व है, आपने उसकी कैलकुलेशंस की हैं, हर सवाल में रिएक्शन था और आपसे पूछा जाता था ये रिएक्टेंट कितना दे दिया है तो बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब हम सबको ये बात पता है कि केमिकल रिएक्शंस में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं और वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और वो नई चीजें बना लेते हैं, वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो अब तमाम दुनिया के रिएक्शंस को हम इस जनरल वे में लिख सकते हैं कि इन रिएक्शन देयर माइट बी वन और मोर रिएक्टेंट undergo change and form one or more new substances called product। एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ ये है कि रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे रिएक्शंस नेचुरली हो रहे हैं और बहुत सारे रिएक्शन इंसान अपनी एक्टिविटीज के लिए करवा रहा है, चाहे वो घरेलू एक्टिविटीज हो या वो कमर्शियल एक्टिविटीज। क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में हम रिएक्शन से क्या फायदा उठाते हैं, यानी रिएक्शन हम किस चीज के लिए करवाते हैं, क्या मिलता है रिएक्शन करके हमें? नए नए प्रोडक्ट, है ना भाई। ये एक वो सीधा सा जवाब है जो फौरन जहन में आ जाता है कि केमिकल रिएक्शंस करवाने का सबसे बड़ा पर्पस है कि उसकी मदद से हमें कोई नई चीज मिल जाती है, उसे बनाने के लिए करते हैं। ये चैप्टर इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए है, ऐसा नहीं है ना, ये वो गलतफहमी है जो हर बच्चे को है, ऐसा नहीं है। अब आपकी इत्तला के लिए पहले बात कर लें कमर्शियल की, जो इंसान करवाता है उन रिएक्शन, जो नेचुरल है उसकी बात करेंगे। जितने रिएक्शन इंसान अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, चाहे वो छोटे घर में कर रहे हो या इंडस्ट्री में कर रहे हो, मोर देन 75% रिएक्शंस में हम अपने प्रोडक्ट फेंक देते हैं क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर रिएक्शन किस लिए कर रहे हैं आप अगर आप प्रोडक्ट फेंक देते हैं? इसका मतलब है रिएक्शन से कुछ और भी मिलता है, वही तो इस चैप्टर का नाम है, और वो है एनर्जी। तो प्रोडक्ट बिल्कुल हम हासिल करते हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर फिगर्स में बात करें तो 25% से भी कुछ कम रिएक्शन ऐसे होंगे जिनका मकसद है प्रोडक्ट हासिल करना। रिएक्शंस करवा के हम वो सारी चीजें बनाते हैं जो नेचुरली नहीं मिलती हैं। ये जो कपड़े हमने पहने हुए इसका धागा जमीन से नहीं उगता है, एक कॉटन है तो बस वो कॉटन ही है, या सिल्क जो हमें कीड़ों से मिल जाता है। लेकिन ये जो वैरायटी ऑफ आ गए हैं कपड़े, टेक्सटाइल पूरी इंडस्ट्रियल हब खुल गया है, हजारों तरह के धागे और फाइबर आ गए हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन से होंगे। प्रोडक्ट हासिल करने के लिए बना रहे हैं। प्लास्टिक, जिनसे अब दुनिया की हमारी रोजमर्रा की चीजों में हर चीज प्लास्टिक आ गया है, ये सब प्रोडक्ट। दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ सिंथेटिक हैं, हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जवाब बिल्कुल अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि अगर फिगर के हिसाब से बात करें तो ये इस्तेमाल दूसरे में कि हम रिएक्शंस की मदद से प्रोडक्ट भी हासिल करते हैं, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा मकसद है वो है एनर्जी। और इसका सबूत रोजाना दुनिया के हर इंसान के लिए 6 अरब से ज्यादा आबादी है, हर इंसान को खाना पीना तो है, वो खाना उसका कहीं ना कहीं पकता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी फल तोड़ के खा लेता है, कुछ ना कुछ पकी हुई चीज, चाहे आप कहें वो बिस्किट खाता है तो वो भी बेक होते हैं, उसने नहीं किए, किसी ने तो किए, और उसे बेक करने के लिए या उसे कुक करने के लिए फ्यूल जलाया गया। आपके घर में रोजाना किचन में फ्यूल जलता है, मीथेन गैस जो आपकी सुई गैस है, आप चूल्हा ऑन करते हैं वो आती है, मैच स्टिक से आपसे बर्न करते हैं, ये वो रिएक्शन है जो हमने यहाँ भी कई दफा लिखा। CH4 मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसका मतलब है जब आपके घर में चूल्हा जलता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स बनते हैं। है किसी घर में ये इंतजाम कि वो पानी के वेपर से कलेक्ट कर ले? वैसे पानी की इतनी किल्लत है,
बल्कि सबने खास तौर पे घर के किचन में ये एहतमाम किया होता है कि उसमें वेंटिलेशन हो प्रॉपर, कि जो धुआं निकल रहा है उसे बाहर निकलने का रास्ता मिले। देखो, तो दुनिया का हर शख्स रोजाना अपने खाने पीने के लिए फ्यूल जला रहा है। फिर या तो हम खुद या हमारे लिए कोई और रोजाना ट्रैवलिंग भी करता है। या तो हम खुद ही कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं, चाहे वो सीएनजी रिक्शे पे बैठे हो, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, किसी पे भी बैठे हो, उनके लिए फ्यूल जल रहा है। और आप घर पे बैठे हैं अगर फर्ज कर लें, तो जो कुछ आपके रोजाना में इस्तेमाल की चीजें हैं वो आपके छत से नहीं टपक रही हैं। अगर ये कपड़े हमने पहने हैं तो ये कपड़े मेरे घर के बराबर की फैक्ट्री में नहीं बने थे कि उन्होंने लाकर मुझे पकड़ा दिए। इसकी एक एक चीज पता नहीं किस किस हिस्से से आई है, धागा कहाँ बना है, फिर ये डिजाइन कहीं हुआ है, रंग इस पे कहीं हुआ है, मार्केटिंग कहीं हुई है, दुकान कहीं थी, दुकान से लाने वाले कोई और थे, सबने फ्यूल जलाया। घर में आपका दूध भी आता है तो मरीज से आता है, वहां भैंसों का बाड़ा है, कितना फ्यूल जल के आता है आपको अंदाजा नहीं है। फ्यूल गाड़ी के इंजन में, चाहे वो सीएनजी फ्यूल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, इंजन में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है वही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और गाड़ी में साइलेंसर लगा होता है जिससे हम रास्ता देते हैं कि ये धुआं बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना पानी चाहिए। हमें चाहिए वो एनर्जी जो इस रिएक्शन के नतीजे में बनती है, वो एनर्जी है जिससे गाड़ी चल रही है, वो एनर्जी जिससे खाना। तो दो इंतहाई सिंपल इस्तेमाल जिससे दुनिया का हर आदमी रोजाना की बेसिस पर एसोसिएट है, और उसका ताल्लुक ऐसे रिएक्शन से है जिसमें प्रोडक्ट फेंक देते हैं और सिर्फ एनर्जी से करते हैं। और आगे बात बढ़ाएं तो हमारी आज की दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बिजली। चली जाए तो पता लग जाता है कि क्या नेमत है। और ये भी नहीं कह सकते कि ये तो अमीरों के सोच रहे हैं, जी नहीं। चाहे कोई जितना भी लो प्रोफाइल जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन बहरहाल वो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत यूज करता है। ये बिजली भी फ्यूल के कंबस्टन से बनती है। खासतौर पे कराची वाले तो फर्नेस ऑयल जलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक वाले बिजली बनाते हैं, इसमें भी वही रिएक्शन होगा। फिर साइड के इलाके में चले जाइए, आपको हर इंडस्ट्री में एक चिमनी मिलेगी जिसके धुएं निकल रहे हैं। इसका मतलब अंदर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट को आप बाहर फेंक रहे हैं। सो यू नीड द एनर्जी फ्रॉम दैट रिएक्शन। तो एनर्जी का हुसूल फ्रॉम द रिएक्शन इज द मोस्ट प्राइम पर्पस ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई इन हमारे चैप्टर में प्रोडक्ट के इस्तेमाल को हरगिज भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत फायदे, लेकिन पहला फायदा या बड़ा फायदा है एनर्जी। ये तो हो गया है जो रिएक्शन इंसान करा रहा है। मैंने कहा नेचुरल रिएक्शंस में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। खुद ब खुद भी जो रिएक्शन हो रहे हैं बाय नेचर कुदरत की तरफ से, उसमें एक हमारा सांस लेना है। बता दें कोई आपके ऐसा हो जो सांस नहीं लेता, हर जानदार लेना है, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है? हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस सेंड करते हैं। इंजीनियरिंग के हैं लेकिन फिलहाल में इतनी बायोलॉजी तो सबको पता है। ये गलत फहमी भी दूर कर देते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, जी नहीं। जो एयर हमारे आसपास मौजूद है वो सारी नाक के रास्ते से हमारे लंग्स में जाती है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन जाती होगी तो फिर तो कोई झगड़ा ही खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर बेरोजगार हो जाते हैं, तो हम बीमारी नहीं होते। अगर ऐसा सिस्टम होता कि सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने की इजाजत है, बाकी तो फिर बीमारी आएगी। बीमारी आई इसलिए कि हमने हवा में अपने मसाइल खड़े कर दिए, पोल्यूशन है। सांस लिया तो जो कुछ भी मट्टी, सिगरेट का धुआं, गाड़ियों की साइलेंसर से निकलने वाला धुआं, वो सब अंदर गया। कहाँ पे आकर पहली चेक पोस्ट है, रेंजर्स वाले बैठे हुए हैं, लंग्स। लंग्स मेम्ब्रेन है जहाँ पर ये सब चीजें जुड़ती हैं। अब वहाँ अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम ये है कि लंग्स की दीवारें जिस केमिकल की बनी हुई हैं उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन गुजर सकती है, बाकी सब वहां से जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर आ जाते हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि ये सिस्टम बना था नेचुरल एयर के लिए जिसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई लंग्स में, नाइट्रोजन बाहर निकल गई। लेकिन अब हमारी हवा में
बहुत सारी अलग अलग चीजें मौजूद हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इस प्रोसेस के दौरान सारी की सारी बाहर नहीं आती, थोड़ी बहुत लंग से चिपकी रह जाती हैं और फिर धीरे 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 उसका सत्यानाश करती है। खासतौर पर उन लोगों की जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो खैर ये अलग है। अब वो ऑक्सीजन अंदर गई, उसने क्या किया है, वो हमारे हमारे भी तो फ्यूल है, हम भी तो पेट्रोल लेकर बैठे हैं, हमारा पेट्रोल का पीते हैं। जो खाना खाते हैं हम, उसमें एक केमिकल होता है, इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो हमारा फ्यूल है, वो वही काम करता है जो गाड़ियों में पेट्रोल करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के सेकंड स्टेप में बाहर निकल जाता है, पानी हम यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। कोई चीज जिसमें नहीं रहती, जिसमें रहती है सिर्फ एनर्जी, जो इस रिएक्शन के तहत जो खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिला, उससे एनर्जी बनी तो हमें पावर आएगी। रोजा रखा आपने फजर से लेकर मगरिब तक, बिल्कुल मगरिब से पहले हार्ट डाउन होने लगती है, क्योंकि जिस्म की वो एनर्जी जो फजर के वक्त जनरेट कर ली गई थी, वो अब आहिस्ता 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 कंज्यूम हो गई। तो अब अगर फर्ज कर लें किसी वजह से दादी गाने में तो कंटिन्यूसली अभी भी नहीं खाना, तो उसे एहसास होगा कि आफ्टर 24 आवर्स उसमें इतनी कमजोरी आ जाएगी कि वो हिल भी नहीं पाएगा। वही है, कहाँ गई एनर्जी, कहाँ गई ताकत? ताकत वाकत कुछ नहीं, ये वो सब कुछ जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी दे रहा है। अब आप सांस लेकर जो ऑक्सीजन अंदर भेज रहे हैं, बेचारी अंदर जाके ढूंढती रह जाती है, कहाँ है फ्यूल जिससे मुझे रिएक्शन करना है ही। तो ये भी वो रिएक्शन है जो हर इंसान हर वक्त कर रहा है और प्रोडक्ट फेंक देते हैं। अगेन इंपॉर्टेंस आई एनर्जी। तो अब हमारे लिए साइंस का टॉपिक बना कि जरा बहस करते हैं, पता लगाते हैं क्या है ये सारा काम, रिएक्शंस का एनर्जी से क्या लेना देना है, ये चैप्टर इस बारे में। अब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनर्जी चेंजेस, एनर्जेटिक्स। इसका मतलब है रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। दो अंदाज के, दो तरह के। जो एनर्जी देंगे हमें तो उन्हीं की बातें नहीं आ रही, ऐसे भी जो एनर्जी लेते हैं हमसे। तो इस बिना पर बहुत मशहूर दो नाम हैं, हम सबको याद होंगे। एक रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शन कहलाते हैं एंडोथर्मिक। So on the basis of energetics, the reactions may be classified as exo and endo. दुनिया में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, आधे एक्सो हैं, आधे एंडो हैं, ये वाला है। तो सबसे पहले इनका ताल्लुक और फिर इन्हीं से हमें बात आ रही है। अब ये तय कि केमिकल रिएक्शन जो बज़ाहिर इस तरह लिखा हुआ है, जब भी रिएक्शन होता है दो चीजें चेंज होती हैं। एक तो नजर आ रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, पहले कुछ और था कुछ और बन गया। और दूसरा जो हमें नजर नहीं आ रहा, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना होगा, वो है एनर्जी चेंज। या तो रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी इवॉल्व हुई है या रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी एब्सॉर्ब। विदाउट एनर्जी चेंज नो रिएक्शन इज पॉसिबल। अगर आप ये कहते हैं कि सर एक रिएक्शन चला था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन अगर एनर्जी नहीं चेंज वो होती, तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो अब इस बिना पर हम अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक reactions, what are exothermic and what are endothermic. तो एक्सो का मतलब है आउटसाइड, थर्म का मतलब है हीट, और डेफिनेशन बनी रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज evolved are called exothermic reactions। और यहां हमने कहा एंडो का मतलब इनसाइड
और थर्ड का मतलब हीट reactions during which heat is absorbed are called endothermic नाइन्थ में ये पढ़ गया है और इतनी आसान और सिंपल सी बात है कि जब हमने ये बताई तो मेरा ख्याल है कि हम किसी हर एक को याद किया और यही असल दुख की बात है, याद आ गई। याद वही चीज आती है जो याद की जाती है, तो इसका मतलब ही यही है कि ये भी हमने याद कर ली थी, समझी हमने नहीं थी। केतला दिन समझने का है क्या, इतनी आसान सी बात है। वो रिएक्शन में नेगेटिव हो जाए तो रिएक्शन में नेगेटिव हो जाए, इसकी क्या समझना। अब बुरा ना मानिएगा और अगर आप संजीदा रवैया रखें तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। सच्ची बात यह है कि अगर ये बात हमारी समझ में आई होगी आज से पहले या अभी मेरे बताने से समझ में आ जाए तो यकीन जानिए नींद नहीं आएगी, आप इतने परेशान हो जाएंगे। ये ऐसी बात है जो लिखी हुई है, हमें लगा ही नहीं, कभी मुझे समझ आई होगी तो परेशान हो गया ना। तो जिनकी समझ में ये बात आ गई थी उनकी रातों की नींदें उड़ गई, तो ये कैसे हो सकता है। अब हमारा दुखड़ा ये है कि साइंस करके देखने की चीज है। जो लोग साइंसदान बन गए, इतने बड़े काम कर दिए, मुझे याद नहीं है उनमें से किसी ने पढ़ा होगा इस तरह के इंस्टीट्यूशन। इसी बात का जो ये फॉर्मल तरीके से पढ़ना ये सिस्टम बना हुआ है ना, और हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर भी बनते, ये तो थे ही नहीं कभी दुनिया में। और जब से ही है, मैंने नहीं मालूम ऐसा कमाल का साइंसदान इस तरह नहीं बनते थे। ये ऐसे बैठ के करने से जो प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करते हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। मजाक इतना जबरदस्त है ये कि बड़ी मुश्किलों से पढ़ाने की इजाजत मिल गई कोरोना की वजह से। प्रैक्टिकल की इजाजत नहीं है, प्रैक्टिकल की इजाजत नहीं है। मैंने लैब नहीं खुल सकती, एक ही सामान को सारे बच्चे हाथ लगाएंगे तो डर जा रहा है, तो लैब नहीं खुल सकती। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं खुल सकती तो आपसे बच्चे का टाइम जाया होगा, पढ़ने वढ़ने से साइंस नहीं आती है करने से। अच्छा, जिन दिनों प्रैक्टिकल होते भी थे तो आप भी माशाल्लाह 9th में पढ़ के आए, प्रैक्टिकल के नाम पे हम जो कुछ ज्यादती करते हैं उसके बाद तो साइंस से नफरत ही हो जाती है। तो ये जब तक हम करें ना तब तक पता नहीं क्यों नहीं करते, इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं। द इनमेच्योर बिहेवियर जो अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज में आ गया, हर चीज को मजाक में शुरू करना, उससे नुकसान हो गया। साइंस में खासतौर पर केमिस्ट्री में लैब्स आर सो डेंजरस, ये बराबर है मिसहैंडल करते हैं, सत्यानाश हो जाए वहाँ ऐसे केमिकल पड़ रहे हैं। तो जिस शख्स को प्रॉपर एजुकेशन ना हो वो हैंडल नहीं कर सकता। हम कोई किसी अनाड़ी को भेजते हो अपना नुकसान करा के खा रहा है, मुझे पता है क्या चीज कैसे रखनी है। और मैं अच्छा लैब में, और लतीफा भी यही है, मुझे अगर आप लैब में काम करके देखेंगे आपको लगेगा कितना डर रहे हैं, और जो दूसरा आदमी हो फर्राटे में चल रहा होगा, क्योंकि वो आदमी हो उसको कुछ पता ही नहीं। तो जिस दिन तक उसको कोई हादसा नहीं आएगा वो ऐसी फर्राटे से चल रहा है। और मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ देख चुका हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे एक चीज को हो जाए आपको कई चीजें आपने ये सब देखा ही नहीं है, सिर्फ कागज में पढ़ने से थोड़ी पता चलता है। अब मैं आपको समझाऊं जल्दी से, इस जुमले का मतलब क्या था असल में, जो आज तक कभी हम समझ ही नहीं पा रहे। अभी मैं बता रहा हूँ, यकीन तो किसी को आना ही नहीं है, तो बात ये सिर्फ ये कैसे सकता है, ये है इसका मतलब। सुनिए गौर से, सल्फ्यूरिक एसिड एक केमिकल होता है, नाम सबने सुना होगा, तेजाब। दूसरी कैसे, ये वो तेजाब है जो तेजाब है,
जो हम अपनी कॉमन लाइफ में सुनते हैं ना कि कभी अल्लाह ने अगर स्किन पे गिर गया तो स्किन जल जाएगी, ये वो वाला है सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा खतरनाक है। तो हम पानी डाल के रखते हैं इसमें, थोड़ा इसको डाइल्यूट करके रखते हैं, तो भी बड़ा खतरनाक है। तो मैं छोड़ के जो लैब में रखा हुआ होगा ठीक वाला था, अल्लाह ना करे किसी के हाथ पे गिरे, हाथ वहां से गल जाए। फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडा रहे। फ्रिज का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजर का माइनस में होता है। हम फ्रिज नॉर्मल जो उसमें 5 डिग्री, उसमें पानी भी रखते हैं 5 डिग्री। फर्ज कीजिए मैंने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, ठंडी 5 डिग्री पर है, आप चाहें तो उसमें तो हाथ रखा तभी देख सकते हैं, अंदर हाथ डाल दोगे पानी है वो, तो आपको ठंडक फील होगी, इत्मीनान होगा, हाँ सर बहुत ठंडा पानी है या ठंडा पानी है। थर्मामीटर ले आइए और इत्मीनान चाहते हैं तो ये वाले 1 मिनट बदल जाए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, अभी मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब आ गई, इसमें ठंडा पानी है, हाथ भी मेरा टच हो रहा है, इससे मुझे अंदाजा है हाँ ठंडा है। अब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल उठवाई, वो भी 5 डिग्री पे है, बाहर हाथ लगा के देख सकता हूँ कि हाँ ये भी ठंडक है, अंदर नहीं, बाहर हाथ लगा के देख सकता हूँ, थर्मामीटर गन से भी चेक कर सकता हूँ। अब उसे मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया, दोनों को बाहर से पकड़ा हुआ है, दोनों से मुझे एक जैसी ठंडक फील हो रही है, कोई शक नहीं है इसमें। अब मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाल दिया, जैसे ही मैं ऐसा करूंगा इतनी ज्यादा ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी कि मैं इसे पकड़ नहीं, अगर ऐसे पकड़ा होगा छूट जाएगी मेरे हाथ, इतनी गर्म हो जाएगी। और अगर थर्मामीटर रखा हुआ है शूट कर जाएगा टेम्परेचर। हीट कहाँ से आ गई? ये भी 5 डिग्री में था, ये भी 5 डिग्री में था, तो अब एकदम टेम्परेचर 55 डिग्री कैसे हो गया? दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सोथर्मल। बच्चे इससे पता क्या समझते हैं, गर्म चीज को ठंडी बना लो गर्म हो जाए, वो तो फिजिक्स है, तो कॉमन सेंस है कि पानी हमारा गर्म था उसमें बर्फ डाल दी तो ठंडा हो गया, ये तो फिजिक्स है। एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, हॉट ने अपनी हीट कोल्ड को दे दी, उसने को गर्म, ये तो दोनों कोल्ड बॉडी है, दोनों 5 डिग्री पर है। और मजेदार बात है जहां आप सांस ले रहे हो 35 डिग्री है, ज्यादा से ज्यादा एसी में बैठ के काम कर रहे हैं तो और कम होगा, कहीं भी गल लें जैसे ही मिलाएंगे टेम्परेचर 60-70 डिग्री हो जाएगा। कहां से आ गई ये जिस आदमी ने खुद किया होगा, आपने तो सिर्फ सुना है और आप दिल में कहते लंबी लंबी फेंक रहे हैं, जिसने खुद किया होगा सोचिए उसको नींद आएगी फिर। ये वो भी फील कर सकता है जिसे साइंस से पढ़ने से दिलचस्पी हो, जो चीजें हमारे इंटरेस्ट की होती हैं, गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, हमारे इंटरेस्ट की, उसका कोई राउंड नहीं निकल रहा हो, समझ ही ना आ रही हो कि वो की कहां से मिलेगी, इससे राउंड निकलेगा, उस रात नींद नहीं आती है बच्चे को, परेशान हो और निकल ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट है ना आपका, आप वहां फंस गए तो दिमाग की सुई वहीं अटकी होती है, पता नहीं क्या होगा क्या करेंगे। जो साइंसदान है फिर उनकी सुई यहाँ अटकी हुई, जिसने पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट किया वो परेशान हो गया ये कैसे हो सकता है, कहां से आ गई। इसी तरह ये जो दूसरा है उससे भी बड़ा एंडोथर्मिक केमिकल का नाम है जिंक नाइट्रेट, कभी याद रह जाए तो जिंदगी में मौका मिल जाए पड़ा हुआ है। पानी में नॉर्मल पानी ले लें आप, आज तो ऐसी हीट वेव चली है 30-35 डिग्री पे टैप वाटर होगा, ले लें, और जिंक नाइट्रेट भी नॉर्मल टेम्परेचर पड़ा हुआ है, जिंक नाइट्रेट को पानी में डाला, टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दे, पानी गिर जाना चाहिए, नहीं गिरेगा, वो फ्रीज हो चुका है। तो आपने सुन के कह दिया ना, कुछ अर्से पहले तक मैं ये काम क्लास में करा था तो सबके मुझे पानी गिर जाएगा वो ऊपर फ्रीज हो चुका, इनकी वजह से नहीं कर रहा था, सच्ची बात, मैं लगी चपकी बात, ऐसे बच्चे ये मुझे जहरी लगती है। मैं पहले कहा था, ये 2-4 मुझे ऐसे और मिले, उन्होंने तंग करना शुरू किया, मैंने कहा छोड़ो, मुझे क्या जरूरत पड़ी, ऐसा प्यारा याद कर रहे हैं बच्चे करने दो, मेरा क्या लेती जा रहा है, मैं अपने आप को तकलीफ में डालूं, गालियां पड़ती है मुझे से, क्योंकि केमिकल लाना ले जाना, उन्होंने उनको भी तंग किया, उन्होंने सुना अगर पता पढ़ाओ ना, क्या मुसीबत डाल के बैठे हो, छोड़ दिया। छोटे से कितनी देर लगती है, मैं सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ ले आओ, से बाहर से टेस्ट करके ही तो आप देखेंगे गलत कितना होगा, नहीं लगता, अब सिर्फ सुना देते चलो बहुत,
अच्छा, मजेदार बात ये है कि ये वो ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम थोड़े से कीन हो ना तो शायद हम और भी देख, जाहिलों को भी पता है, मजदूरों को पता है, जो कंस्ट्रक्शन होती है ना बिल्डिंग्स की, खास तौर पर ऐसी कंस्ट्रक्शन जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग की हो रही हो, जरा बड़ी है, तो अमूमन क्या करते हैं कि उसके बाहर की दीवारों पे चूना लगाते हैं, प्रॉपर पेंट तो नहीं करते हैं, खर्चा आएगा। अभी गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग है, जैसे कॉलेज की बिल्डिंग बनती है, उसमें थोड़ी कोई इतने खूबसूरत करके रोबे वर्जन लैग लगाएंगे, वो एमल्सन पेंट कराएंगे, तो पेंट वो सीधा सीधा चूना। चूना कैसे बनता है? लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, एक दफा होगा, चूने का पत्थर होता है, उस पत्थर को पानी में डाल दें, चूने का पानी बन गया। मजदूर करते हैं ये काम, उनके पास बड़े बड़े पत्थर आते हैं, ड्रम में पानी होता है, चूंकि वो एक्सपीरियंस है, उनको क्या पता है एक्सोथर्मिक में एंडोथर्मिक में, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पता है। पहली बात, वो कभी भी उस चूने को हाथ से नहीं उठाते, कोई क्लाइंट पेस्ट चूना के लाता है, हाथ काट देता है, ग्लव्स पहने, गिलास उठाकर पानी में ड्रम में डालेंगे, पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाएगा इतनी जबरदस्त हीट बनती है कि पानी उबलने लगता है। हमारे वाले केस में उबला नहीं है, वो सिर्फ गर्म हुआ था। यहाँ 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि पानी उछल उछल के बॉयल होने लगता है। उन्हें पता होता है अभी इतना गर्म हो जाएगा, पिछड़ जाता है, आधे घंटे बाद आएंगे, अच्छा खासा हीट हो के जब आराम से ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद ये उनको पता है, वो देखते हैं, रीजन इधर दूसरी बात, हर एक दूसरे को ये बताता है, ये डाल के बिछड़ जाएगी, वो गर्म हो जाएगा, अभी हाथ लगा वो क्यों नहीं लगाना, क्या होगा उनकी वजह से, उन्होंने कौन सा पढ़ना। लेकिन ये वो चीज है जो साइंस में समझने में मदद देती है, एक्सपीरियंस करके देखना। तो अगर हम ये सब करके देखें तो हमें पता चलता है क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन आप कराएं दुनिया का, इन दो में से कोई एक बात होगी, अगर उसने हीट रिलीज की, इसका मतलब है जहां आप रिएक्शन करा रहे हैं सब चीजें गर्म हो गई, टेम्परेचर राइज हो गया, और इसमें क्या होगा, हर चीज ठंडी हो गई, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो ये डेफिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट ही है, टेम्परेचर increases during these reactions, और ये है टेम्परेचर decreases during these reactions। ये है अब हमारा इंट्रो। तो ये चैप्टर अब इस रात से पर्दा उठाएगा, जो साइंसदानों ने पिछले तकरीबन 180 इयर्स लगाए हैं इस पर, इस रिसर्च पर, और इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने में कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से हीट बन जाए। तो इस रात को अब हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये समझ लीजिए डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे चैप्टर का क्वेश्चन है, आखिर ये क्यों हो रहा है, तो जरा आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।